हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट कर लिया था, शीट का डिस्कशन भी हमने किया। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, थर्ड पार्ट पर आते हैं चैप्टर के, विच इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यस, इसे हम जी से ही रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को। गिब्स एनर्जी नहीं है, इट इज कंडक्टेंस। और सीधा सीधा सा मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसको इसी तरह से डिफाइन भी किया गया। डेफिनेशन वाइज अगर हम लिखें तो वो भी इसी से आ जाएगी। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन सोचो, उसको चेंज कर दो। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करती है, तो कंडक्टेंस उसके फ्लो को सपोर्ट करता है। राइट, लिखिए डेफिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, property of the substance which facilitates the flow of charge, which facilitates the flow of charge is called कंडक्टेंस। यस, हर एक वायर का आपको अगर रेजिस्टेंस पता तो आप उसकी कंडक्टेंस निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस का इन्वर्स करो तो उसकी आपको क्या पता चल जाएगी? कंडक्टेंस पता चल जाएगी। तो हम कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, जहां तक हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स भी आप रेजिस्टेंस से ही फाइंड आउट कर सकते हो। रेजिस्टेंस की यूनिट सबको पता है, ओम। तो यहां पर कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या यहां पर इनवर्स की बजाय इसे रिवर्स भी किया जाता है, MHO। ये भी एक यूनिट है, ये भी है, सबकी वैल्यू सेम है। बट सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे वो है साइमंस, जिसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। साइमंस जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी यूनिट्स होगी कंडक्टेंस की। ठीक है, और वायर के लिए जैसे मैं कह चुका हूं, वायर के लिए आप टर्म रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, तो वायर के लिए टर्म कंडक्टेंस भी यूज की जा सकती है ना। ये जो कंडक्टेंस होती है, चार्ज हम दो तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। आई थिंक सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू और दूसरा आयंस के थ्रू। तो कंडक्टेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वायर के थ्रू चार्ज कंडक्ट कर रहे हो तो आप सबको पता है वायर के थ्रू क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसे बोला जाता है मेटेलिक कंडक्टेंस। और दूसरा होता है सॉल्यूशन के थ्रू, जिसमें आयंस मूव करते हैं, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। पहले बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस की। मेटेलिक कंडक्टेंस में इन्वॉल्व्स, फर्स्ट डिफरेंस, इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्वॉल्व्स flow of ions, involves flow of ions. Second one, ये एक बेसिक डिफरेंस है, अदरवाइज आप और डिफरेंसेस भी नोट कर सकते हैं। जैसे अगर वायर कोई सा भी हो, चाहे वो सिल्वर का हो, गोल्ड का हो, कॉपर का हो, एल्यूमिनियम का हो, सब में इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं। यानी जो कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स, वो नहीं चेंज होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में चार्ज कैरियर्स बदल जाएंगे। जिंक का सॉल्यूशन है तो जिंक आयन, कॉपर का सॉल्यूशन है तो कॉपर आयन, NaCl का सॉल्यूशन है तो Na+ आयंस। तो चार्ज कैरियर्स
are same, that is electrons, right? That is electrons. Charge carriers, ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज आयंस डिपेंड्स ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर डिपेंड करता, अलग अलग होता है। थर्ड, एक वायर के थ्रू करंट पास कर रहे हो आप, कोई चेंज नहीं होगा, वायर की कंपोजिशन वो की वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं घूम फिर कर वापस आ रहे हैं, सो वायर की कंपोजिशन एज इट इज रहेगी। लेकिन सॉल्यूशन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो आयंस है ये एनोड और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज रहती है। कंपोजिशन ऑफ वायर रिमेन सेम as current is passed, composition of solution varies as current is passed. लेकिन ये तो ठीक है, डिफरेंसेस है, बट एक मेजर डिफरेंस जो दोनों में है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है कह सकते हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर एक वायर का आप सबको पता है टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस, यस रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसकी कंडक्टेंस कम होती है, कंडक्टेंस कम होती है। लिख देता हूं पहले मैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस डिक्रीजेस, लेकिन यहां पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। यहां पर टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस बढ़ती है, एक मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टेंस में। थॉट भी आता है ऐसा क्यों? तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम सिंपली कहते हैं कि आयंस की स्पीड बढ़ जाती है, इसके कारण कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। तो बहुतों को ऐसा लगता है सर यहाँ पर भी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की कुछ स्पीड बढ़ती होगी, तो यहाँ पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो रैंडम ज्यादा होता है, तो रैंडम मूवमेंट के कारण नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ कोलिजन्स जो नेट फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कोलिजन्स, यहाँ पर लिख सकते हो ड्यू टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कोलिजन्स, due to increased number of collisions. As a fact ही वो लॉजिक आप यहाँ पे भी कह सकते हो, यहाँ पर भी कोलिजन्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयन की स्पीड ज्यादा बढ़ रही है, आयन की स्पीड ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए कंडक्टेंस बढ़ रही है। तो एक्सप्लेनेशन तो आप इसको सपोर्ट में भी दे सकते हो, अपोज भी कर सकते हो, बट रिजल्ट आपके सामने तो एग्जैक्टली है, यानी हमें एक्सप्लेनेशन उसी तरह से देना है जो इस रिजल्ट को सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इस चैप्टर में मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर। मेटेलिक कंडक्टेंस आप फिजिक्स में पढ़ते हो, यहां पर हम अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर। आयंस के थ्रू हम चार्ज अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ डिटेल में नहीं, बट बेसिक से कुछ टर्म्स है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो एक टर्म तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, विच इज कंडक्टेंस, विच इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड टर्म पर आते हैं। कंडक्टिविटी, या जिसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल दिया जाता है।
यस कह सकते हो। इसी तरह के टर्म्स हम वायर्स के केस में भी डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हो। तो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहां पर एक वायर के लिए हम बात करते हैं। वायर का रेजिस्टेंस हमें पता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। देन यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी, सबको पता ही रेजिस्टिविटी। इसी को अब मैं रीअरेंज कर रहा हूं, 1 अपॉन रो 1 अपॉन आर लेंथ अपॉन एरिया। ये जो 1 अपॉन आर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कंडक्टेंस इनटू एल अपॉन ए, और ये जो 1 अपॉन रो देख रहे हो आप, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। इसको कहा जाता है कंडक्टिविटी, और इसको के तो नहीं है, बेसिकली कप्पा बोला जाता है। इसको स्टाइलिश के कह सकते हो, बेसिकली कुछ स्टाइल में के लिखा हुआ है, इसको कप्पा बोला जाता है। कप्पा यानी कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया। तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया हुआ है, कुछ नया नहीं है, वही फॉर्मूला है। यानी ये फॉर्मूला वायर के लिए भी यूज कर सकते हो, वही फॉर्मूला है, वायर के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहां पर अब हम मेनली बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए। इसको एक सॉल्यूशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। टर्म हमने डिफाइन कर दी। जहां तक बात करें कंडक्टिविटी की यूनिट्स की, तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हो। इसकी यूनिट साइमन्स, इसको या तो सेंटीमीटर में पुट करते हैं या मीटर में। ऑब्वियसली ऐसा ही सिस्टम चाहिए तो मीटर में पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटीमीटर में। तो साइमन्स सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन्स मीटर इनवर्स, ये 2 यूनिट्स है कंडक्टिविटी की, ठीक है। अब यहां एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने स्टार्ट किया था वायर से। जब एक वायर से स्टार्ट किया था तब तक तो बड़ा सिंपल सा था कि हाँ वायर की लेंथ इतनी है, वायर का एरिया इतना है, वो यहाँ पुट कर देंगे, रेजिस्टिविटी पता है तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। बट अब तो ये फॉर्मूला हम एक सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं। जब आप इस फॉर्मूले को एक सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हो तो वहां लेंथ और एरिया का क्या मीनिंग होगा, वहां लेंथ और एरिया का क्या मीनिंग होगा। बड़ा अजीब सा लगता है, एक सॉल्यूशन की लेंथ, एक सॉल्यूशन का क्रॉस सेक्शन, क्या मतलब हुआ इसका। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, बहुतों को नहीं समझ में आता ये कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। अभी हम और भी आगे बढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक पॉइंट्स नहीं पता होते। यानी ये लेंथ और एरिया भी सही तरह से हमें नहीं पता होता कि लेंथ क्या है या एरिया क्या है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, क्या सोचते हो अभी लेंथ क्या है, व्हाट इज लेंथ। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, तो ये इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस ऐसा। और एरिया क्या होगा, फिर एरिया क्या होगा, क्या इस इलेक्ट्रोड का चारों तरफ का एरिया। अगर मान लो ये सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स है तो क्या इसका चारों तरफ का एरिया ऐसा, या वो एरिया जो ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है ये एरिया, क्या है मतलब एरिया कौन सा है, जो फेस कर रहे हैं या इनके इलेक्ट्रोड्स का टोटल, यानी इसका सरफेस एरिया, इस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया, या इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया का सम, क्या है ये एरिया। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो लेंथ और एरिया यहां पर हम यूज कर रहे हैं, इसको आपको कुछ इस तरह से सोचना होगा। एक पर्टिकुलर सिचुएशन, ये जो फॉर्मूला है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो यूज कर रहे हो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम यूज कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, वो इलेक्ट्रोड्स इस तरह से मेटल की प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स हैं, और इनका एरिया जो है वो A है। मेटल की प्लेट्स है जिनका एरिया A है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है।
दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है और दोनों प्लेन पैरेलल प्लेट्स है, दोनों प्लेन पैरेलल प्लेट्स है जिनका एरिया ए है, इसका भी ए, इसका भी ए, इनके बीच की लेंथ एल है। और मैं आपको बता दूं जो सॉल्यूशन भरा जाता है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में होता है, साइड में नहीं होता है, साइड में नहीं होता। अब आप सोचो सर ऐसे कैसे, तो इसको कैसे अरेंजमेंट होता है वो मैं बता दूं। लेट्स से ये एक बॉक्स है, ऊपर से ओपन है, बॉक्स की तरह इमेजिन करिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, दो मेटल प्लेट्स लेते हैं जिनका एरिया एग्जैक्टली इसके बराबर, एरिया एग्जैक्टली इसके बराबर जो आपको दिख रहा है यहाँ से। एक मेटल प्लेट को यहाँ इस एंड पर रख दिया गया, ग्रूव बना हुआ था, फिक्स हो गई उसमें इस एंड पर। दूसरी मेटल प्लेट को इस एंड पर, एक को एनोड एक को कैथोड बना दिया, और ये जो बीच में स्पेस है, बॉक्स है, उसमें आपने सॉल्यूशन को भर दिया, उसमें आपने सॉल्यूशन को भर दिया। और मैं आपको बता दूं ये सॉल्यूशन पूरा भरा हुआ है, ये नहीं कि सर आधा भरा होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, नहीं, आधा कभी नहीं भरा होगा, आधा भरा होने पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये अंडरस्टूड है, सॉल्यूशन पूरा भरा होगा। इसीलिए अगर मैं कभी आपको सेल की लेंथ, इसे बोला जाता है लेंथ, इसे एरिया, तो अगर मैं आपको लेंथ दे देता हूं, एरिया दे देता हूं, तो आप कह सकते हो इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमेशा ये पूरा भरा होगा। और ये जो L/A है इसको बोला भी जाता है किसी सेल के लिए, तो ये कांस्टेंट है, तो उस सेल के लिए इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है, और इवन इसे G स्टार से भी लिख दिया जाता है। तो पहली चीज ये सेल कौन सा है वो हमें सोचना होगा, क्योंकि क्या होता है जनरली जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात आती है हम इसी तरह से बनाते हैं, हम सेल इसी तरह से बनाते हैं, हमारे माइंड में इस तरह का सेल आता ही नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन आता है बहुतों के माइंड में, सर इस तरह का सेल होगा तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, नहीं है हमारे पास फॉर्मूला। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो इस तरह के सेल के लिए है, इस तरह के सेल के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले ये इमेज पिक्चर जो है वो सही सही होनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं जो जेई देते हैं बहुतों को यही नहीं पता, बहुतों को मतलब मेरा मतलब 99% से है पता ही नहीं, बस ठीक है। क्वेश्चन आता है अब क्या फर्क पड़ता है मैं ये पिक्चर बनाऊं या ये पिक्चर बनाऊं, क्वेश्चन में लेंथ तो दे रखी होगी, वो लेंथ कोई सी भी हो ये देनी है, एरिया जो है वो देना हो, पुट कर दो आ जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है ही, और कोई ऑप्शन तो है ही, इसीलिए कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप उनके डेरिवेशंस को अच्छी तरह से देखोगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वहां पर मैं आपको बताऊंगा L/A को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कह देते हैं, पिक्चर कुछ और बन रही है, यहां से L ये दिख रहा है, एरिया पता ही नहीं क्या है, फिर भी A/L को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल देते हैं, वो तभी कह पाओगे जब इस तरह से होगा, राइट। चलिए तो एक पॉइंट को अभी और आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंडक्टेंस। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगेन जो बेसिक्स है ना उनको ढंग से समझना होगा, छोटी छोटी सी बातें, कुछ हाईफाई नहीं है, लेकिन वो बातें अगर आप हटा दोगे, उनको नोटिस ही नहीं करोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आता है, उन समझ में कुछ भी नहीं आता है। चलिए एक तो ये पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। चलिए कंडक्टेंस भी डिफाइन कर ली, कंडक्टिविटी भी डिफाइन कर ली हमने, एल क्या है, एरिया क्या है, वो सब पता चल गया। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बता दूं, ये जो कंडक्टिविटी है जैसे अब किस पर डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं। तो पहले हम वापस से आएंगे वायर पर, वायर से ही हम इसको रिलेट करेंगे। एक वायर के लिए आई थिंक आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वायर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है, यस या नो। लेंथ चेंज करने पर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, साफ साफ दिख भी रहा है, L/A, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हाँ, लेंथ और एरिया चेंज करने से क्या रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्या रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, यस, दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर बदल दो या फिर वायर को ही बदल दो, वायर को बदल दो, या कोई अलॉय अगर है, अगर कोई अलॉय लेट्स से कॉपर या जिंक का अलॉय है, उसकी आपने कंपोजिशन बदल दी, एक तरह से वो भी वही बात हुई, वायर बदल दिया, बिकॉज कंपोजिशन बदल रहे हो मतलब वायर बदल रहे हो।
हाँ बट ठीक है, टेम्परेचर बदल रहे हैं, वायर सिल्वर की जगह कॉपर ले लिया, या कोई अलॉय है तो उसकी कंपोजिशन आपने बदल दी तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। और हाँ, ऐसा नहीं कि रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। हाँ, लेकिन एल और ए चेंज करने पर केवल रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी नहीं होगी। बट रेजिस्टिविटी चेंज तभी होगी जब आप वायर बदल रहे हो, टेम्परेचर बदल रहे हो, या वायर अलॉय है तो उसकी कंपोजिशन बदल रहे हो ना। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की, कि ये कब बदलेगी, तो इसको कैसे सोचना है, यानी कंडक्टेंस लेंथ चेंज। अगर मैं आपसे पूछूं क्या लेंथ चेंज करने पर कंडक्टिविटी चेंज होगी क्या, एरिया चेंज करने पर कंडक्टिविटी चेंज होगी क्या, कैसे पता करें, तो उसका तरीका बताता हूं। यहां पर आपको जो ये फॉर्मूला भी आया किससे, इसी से आया, वायर से हमने डिराइव किया। आप यहां पर भी इसको एक वायर की तरह इमेजिन करो, इस सेल को भी एक वायर की तरह इमेजिन करिए, लेकिन वायर का मटेरियल ये प्लेट्स नहीं है, वायर का मटेरियल इसके बीच का सॉल्यूशन। ये प्लेट्स तो एंड है, लास्ट, इनका कोई वायर का जो मटेरियल है वो इसका सॉल्यूशन है। हाँ, ये कह सकते हो कि वायर जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला नहीं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो भी होगा उस तरह से। तो इसको एक वायर की तरह इमेजिन करिए जिसकी लेंथ ए है, एरिया ए है, इसका जो सॉल्यूशन है वो इसका मटेरियल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, इसमें आयंस मूव कर रहे हैं। अब सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगो, क्या लेंथ चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं होगी, एरिया चेंज करने पर नहीं होगी। तो अगर रेजिस्टिविटी यानी कंडक्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड ही नहीं करती, जैसे रेजिस्टिविटी नहीं कर रही है, यहाँ पर भी वही बात है, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पर डिपेंड करती ना एरिया पर, तो कंडक्टिविटी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। लेंथ और एरिया चेंज करोगे, कंडक्टिविटी नहीं चेंज होगी, कंडक्टेंस चेंज होगी। तो एक लाइन लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। लेंथ एंड एरिया के इंडिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे करेगी, ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूशन बदल दो, NaCl की जगह KBr का सॉल्यूशन डाल दोगे तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन ही बदल गया, रेजिस्टिविटी बदल गई तो कंडक्टिविटी भी बदल जाएगी। तो ये तो बहुत ऑब्वियसली बात है, कह भी सकते। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि अगर मैंने यहाँ पर 0.1 m NaCl और एक और सॉल्यूशन लिया, उसकी जगह 0.2 m NaCl, दोनों ही सॉल्यूशन NaCl के ही हैं, क्या कहते हो, सॉल्यूशन NaCl के ही है, कंडक्टिविटी चेंज होगी या नहीं होगी, सोचो। यस, चेंज होगी, बिकॉज एक तरह से ये जो सॉल्यूशन है वाटर प्लस NaCl का अलॉय हो गया, तो मिक्सचर यानी अलॉय, वाटर और NaCl को आपने उस अलॉय की कंपोजिशन को बदल दिया, कंपोजिशन को बदल दिया, यानी यहाँ पर भी एक तरह से सॉल्यूशन ही बदल गया आपने। तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। और एज अ फैक्ट ऑब्जर्व भी किया गया, एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस conductivity also increases। ये भी बात है और लॉजिक भी बड़ा सिंपल, 0.1 m NaCl की जगह आप 0.2 m NaCl ले लोगे तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। और मैं एक और चीज बता दूं, कंडक्टिविटी चेंज हो रही है तो कंडक्टेंस भी चेंज होगी। इनफैक्ट कंडक्टेंस तो कुछ भी करो चेंज होगी, लेंथ चेंज करूंगा, एरिया चेंज करूंगा, सॉल्यूशन चेंज करूंगा, कंडक्टेंस तो चेंज होनी है। तो कंडक्टेंस तो सब पे डिपेंड कर रही है, जैसे रेजिस्टेंस है, लेंथ चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे, वायर बदल दोगे तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं, उसी तरह से कंडक्टेंस तो हर एक केस में चेंज होगी, कंडक्टेंस तो हर एक केस में चेंज होगी। हाँ, ये अलग बात है कि आप 2-3 चेंजेस कर दो, ये भी बदल दो, ये भी बदल दो, किसी के कारण कंडक्टेंस बढ़ गई, किसी के कारण कंडक्टेंस कम हो गई, और वो नेट रिजल्ट पुराना वाला आ जाए, तो बाई चांस ऐसा हो सकता है। बट अदरवाइज अगर आप कोई सा भी एक फैक्टर चेंज करोगे, कंडक्टेंस तो डेफिनेटली चेंज होगी।
तो कंडक्टेंस सब पर डिपेंड करेगी। मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टिविटी पर, और कंडक्टिविटी लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट है, यानी सेल बदलने से कंडक्टिविटी नहीं बदलेगी। कंडक्टिविटी कब बदलेगी? कॉन्सेंट्रेशन से। और ऑब्वियसली टेम्परेचर तो एक और पैरामीटर है ही है, वो हम पहले भी बोल चुके हैं, टेम्परेचर एक है ही है। मेन पॉइंट जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, सेम सॉल्यूशन है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बदल गई। NaCl का 0.1 से 0.2 0.3 कर रहे हो तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट? तो दो फॉर्म, यानी एक तरह से दो फॉर्मूले कह सकते हो, एक तो कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r और दूसरा कंडक्टिविटी का हमने फॉर्मूला लिख दिया। बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं। मैंने आपको कंडक्टेंस क्या होती है वो बता दिया, कंडक्टिविटी क्या होती है वो बता दिया। इनको आप सिंपली रिलेट करो कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी से, सॉरी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से, और कुछ भी नहीं है। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की टर्म्स आप वायर के लिए भी यूज कर सकते हो, एक वायर के लिए इनको यूज करके देख लो, वही तो यहां पर भी लगाना है। यहां पर जो सॉल्यूशन है वो उस वायर का मटेरियल है, ठीक है? हो गया, ये भी टर्म्स भी डिफाइन कर दी। अब क्या करें? अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसी लेट्स से हमें दो सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है। अच्छी तरह से सुनना, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी ना तो उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। पहले प्रॉब्लम को समझना होगा तब जाके सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम बताऊंगा और फिर हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तब समझ में आता है कि क्या डायरेक्शन है। नहीं तो इसके आगे बहुतों को लगता है सर ठीक है हो गया चैप्टर खत्म, क्या है आगे? तो अब डायरेक्शन पहले क्या चाहते हैं हम, वो हमें पहले अब यहाँ पर डिस्कस करना है। तो वो प्रॉब्लम क्या है जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो पहले मैं आपको बताऊंगा। तो हमें दो सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे वो हमें देखना है। देखिए थियोरेटिकली तरीके पता है और किसी तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से कंपेयर करना चाहते हैं कि किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है, किसकी कंडक्टिंग पावर कम है। जैसे आप इसे यूं कह सकते हो कि मुझे दो वायर्स की रेजिस्टेंस पावर को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। तरीका क्या होगा? आप क्या करोगे, दो वायर्स लोगे, यानी मान लो सिल्वर कॉपर जो भी लिया, उन दो वायर्स लोगे, लेकिन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। लेंथ बराबर, एरिया बराबर, आपने उन दोनों का रेजिस्टेंस मेजर किया। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? यस, व्हीटस्टोन ब्रिज से, फिजिक्स में जैसे करते हो। रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस आ जाएगी, या डायरेक्ट रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है कह दो उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा है, रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा है, कह सकते हैं। हाँ, लेकिन कंपेयर करते वक्त मुझे बोलना पड़ा कि दोनों के जो वायर्स हमने लिए उनकी लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है। लेंथ बराबर, एरिया बराबर, फिर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा है, यानी हमेशा ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कह दूं ए और बी दो सब्सटेंस है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम, इसका 50 ओम, बताओ किसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है? तो पहले मुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, तब जाके आप कह पाओगे कि हाँ बी की रेजिस्टेंस पावर ए से ज्यादा है। अब इसका एक दूसरा तरीका, बार बार ये बोलो कि लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है, इसकी जगह आप ऐसा भी कुछ एक वर्ड यूज कर सकते हो कि लेट्स से स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जो कि जनरली हम बहुत बार करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, और स्टैंडर्ड को डिफाइन कर दो, स्टैंडर्ड को डिफाइन कर दो। जैसे स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया आपने, कुछ भी जस्ट मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ है नहीं, बट लेंथ 5 सेंटीमीटर और एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने फिक्स कर दिया, लेंथ 5 और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे रेजिस्टेंस को कंपेयर करना पड़े या रेजिस्टेंस पावर को मुझे कंपेयर करना है, तो मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा कि ए और बी दो जो भी सब्सटेंस है उनका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इतना है, बताओ किसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा लेंथ बराबर है या एरिया बराबर है, क्योंकि डेटा ही किसका दिया है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का, यानी तो इसके लिए भी लेंथ और एरिया वही होगा, इसके लिए भी लेंथ और एरिया वही होगा, तो जिसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस पावर भी ज्यादा होगी। बट कह सकते हो सर ऐसी कोई टर्म डिफाइन तो करते नहीं, नहीं करते, वायर के केस में नहीं करते, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन
अब अगर हमें दो सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है तो यहां पर भी एक तरीका तो है ही है कि दो एक जैसे सेल लो, दोनों के लेंथ बराबर होनी चाहिए, दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। इसमें लेट्स से मुझे कंपेयर करना है NaCl को KBr से, तो लेंथ बराबर होनी चाहिए, एरिया बराबर होना चाहिए, और यहां पर एक फैक्टर और है, दोनों की मोल्स भी बराबर होने चाहिए। इसके और इसके मोल्स भी बराबर होने चाहिए। एक मोल डाल दिया, इसमें भी एक मोल, इसमें भी एक मोल। मान लो वॉल्यूम दोनों का 1 लीटर है, कंटेनर का वॉल्यूम दोनों का 1 लीटर है, तो कह सकते हो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है, लेंथ बराबर, एरिया बराबर, कॉन्सेंट्रेशन बराबर। अब एक्सपेरिमेंटली आप यहाँ पर कंडक्टेंस मेजर करो। अच्छा, क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटली इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे? तो मैं बता दूं, डायरेक्ट कंडक्टेंस कहीं कैसे मेजर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी पहले हम इस सॉल्यूशन की, ये जो सेल आपने बनाया है, ये वाला सेल जिसमें सॉल्यूशन भरा है, इसका हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस कैसे? वही व्हीटस्टोन ब्रिज से जहाँ आप वायर लगाते हो उसकी जगह ये दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर दो, तो हमें इस सॉल्यूशन का क्या पता चल जाएगा? रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, उसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगी? कंडक्टेंस। कह देंगे जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा, दैट्स इट। हाँ, लेकिन बोलना पड़ा कि लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है, मोल्स बराबर है, ये सब बताना पड़ेगा। तो यहां पर भी एक टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं इन्हीं कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हुए। इस तरह की एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस डिफाइन किया, यहां पर भी हम इसी तरह की एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं जिससे कंपेयर करना आसान हो जाए, जिससे ये जो कंपैरिजन है ना वो आसान हो जाए। तो यस, एग्जैक्टली यहां पर ऐसा किया गया और एक टर्म डिफाइन की गई जिसे बोला जाता है लैम्डा एम, क्या है ये लैम्डा एम? बात कर, देखिए मैंने केवल लैम्डा एम हेडिंग डाली है, इसके साथ में कुछ लिखा नहीं है। हो सकता है आप में से बहुतों को इसका नाम भी पता हो कि इसे क्या बोला जाता है अपार्ट फ्रॉम लैम्डा एम, और क्या बोला जाता है वो पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी केवल इसको लैम्डा एम बोलो। ये जो टर्म है थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है। अगर आप इसको इसके अलावा भी कुछ और बोलोगे तो कंफ्यूजन अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने एक टर्म लिखी लैम्डा एम, कोई अभी डेफिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं है। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे वो अब मैं बता रहा हूं। तो पहले तो मैं बता दूं ये टर्म भी ऑन पेपर हम डिफाइन कर रहे हैं, इस टर्म को ऑन पेपर डिफाइन कर रहे हैं, कैसे वो देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था कंडक्टेंस L अपॉन, मैंने इसको L से मल्टीप्लाई भी कर दिया, L से डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ पर ये G इंटू एल स्क्वायर, कंडक्टिविटी इंटू A इंटू एल इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, A इंटू एल इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ठीक है, आपने कोई सेल बनाया होगा, उसकी लेंथ 1 2 10 सेंटीमीटर कुछ भी हुई होगी, मीटर में, सेंटीमीटर में, उसका एरिया कुछ भी हो सकता है, उसमें 1 मोल भी हो सकते हैं, 10 मोल भी हो सकते हैं, 0.1 मोल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आप उस सेल का रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो और रेजिस्टेंस से आप कंडक्टिविटी सब निकाल सकते हो। यहां पर अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, कंडक्टेंस इंटू एल स्क्वायर एक टर्म है, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम, हाँ ये कह सकते हैं, बाकी फॉर्मूला तो ये, बट ये वैल्यू इसके बराबर, बट ये एक टर्म है G इंटू एल स्क्वायर। हाँ, ये वैल्यू जब हमने मेजर की एक्सपेरिमेंटली, G निकाला, L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से, तो सेल में हो सकता है 0.1 मोल हो, 2 मोल हो, 1 मोल हो, 10 मोल्स हो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेल में जितने मोल्स है उससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी यूं कह दो कि पर मोल हम डेटा निकाल रहे हैं। अगर 10 मोल्स है तो 10 से डिवाइड कर दिया तो पर मोल में डेटा आ गया। ये वैल्यू अब क्या होगी, पर मोल डिफाइन हमने एक टर्म कर दी, और ये जो वैल्यू यहां आई है पर मोल, ये कह सकते हो, इसको हमने लिख दिया लैम्डा एम, इसीलिए ये एम आया बिकॉज ये हमने पर मोल डिफाइन की है, लैम्डा एम, व्हिच इज व्हाट इज लैम्डा एम, तो आंसर इज G इंटू एल स्क्वायर अपॉन एन। आप सोचो सर ये क्या है, तो कुछ नहीं, G इंटू एल स्क्वायर अपॉन एन, एक टर्म डिफाइन कर दी। आपकी इच्छा, आप ऐसे बहुत सारी टर्म्स डिफाइन कर सकते हो। मैंने L से मल्टीप्लाई किया, आप कहते हो नहीं सर मैं तो एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे कर दो, कुछ टर्म आ जाएगी, उसको पर मोल डिफाइन कर दो, उसका कुछ और नाम रख दो, आपकी इच्छा है।
उसका और नाम हो, बहुत सारी टर्म्स डिफाइन कर सकते हो। मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैंने कह दिया लैम्डा एम। अब यहां पर देखिए ये जो टर्म मैंने डिफाइन की है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक? मोल्स कैसे निकाल सकते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर? K इंटू वी। मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी। यानी यहां पर ये जो भी टर्म हमने डिफाइन की है, एक फॉर्मूला तो यही है बट एक फॉर्मूला ये भी है K बाय, और हमें पता है ये जो K है एक सब्सटेंस तो फिक्स है, ये ऑब्वियसली बात है। K तभी चेंज होता है तब कंसंट्रेशन चेंज होती है। यानी अगर हमने कंसंट्रेशन फिक्स कर ली तो K भी फिक्स है, और कंसंट्रेशन फिक्स है तो M भी फिक्स है। यानी अगर कंसंट्रेशन वही है तो लैम्डा M भी वही है। क्या लेंथ और एरिया बदलने पर क्या कंडक्टिविटी चेंज होगी? नहीं होगी। क्या M चेंज होगा? नहीं होगा। अच्छा, बहुत लोग तो लेंथ बढ़ा दोगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ या एरिया बढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी ऐड करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन हमेशा पूरा ही होगा। ऐसा नहीं लेंथ बढ़ गई सर सॉल्यूशन तो लेंथ बढ़ गई तो सॉल्यूशन नीचे चला जाएगा, नहीं, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कभी वायर की लेंथ बढ़ाते हो तो क्या सोचते हो? लेंथ बढ़ाते वक्त नहीं बोला जाएगा तो इसका मतलब एरिया वही है। अगर वायर को खींच के लेंथ बढ़ाओगे तो उसका भी एरिया कम होगा। वो तो आप ये मत, तो लेंथ भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम हमेशा सॉल्यूशन पूरा भरा रहेगा, तो ये ध्यान रखना। यानी लेंथ चेंज की, एरिया चेंज किया, वही कंसंट्रेशन है। ऑब्वियसली और सॉल्यूशन डालना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया, पहले 1 लीटर था, हो सकता है 2 लीटर हो जाए। सॉल्यूशन वही है, कंसंट्रेशन वही है, कंडक्टिविटी वही है, एम वही है, तो लैम्डा एम भी वही है। यानी ये जो टर्म हमने डिफाइन की है, कह सकते हो ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ये भी एल और ए के इंडिपेंडेंट है। एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, लैम्डा एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। यानी जो भी टर्म हमने ये डिफाइन की है, ये लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट है। हाँ, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, कैसे करेगी वो भी बाद में बात करेंगे। सब्सटेंस टू सब्सटेंस तो वेरी करेगी वो भी है, ठीक है, कह सकते हो लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट है। हाँ, बस एक चीज और है इसमें, आप कह सकते हो सर ये तो कंडक्टिविटी भी थी ना। हाँ, बट एक डिफरेंस जो है कंडक्टिविटी में, अमाउंट कुछ भी हो सकती थी। 1 मोल हो सकता था सेल में, हो 10 मोल हो, 15 मोल हो, 0.1 मोल हो, ये जो भी डेटा है सेल में 10 मोल है या 15 मोल है, कितने भी हो सकते हैं। बट ये जो टर्म डिफाइन हुई है ये तो पर मोल के लिए, ये पर मोल के लिए। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ ये क्या है। कि फ्लैट से मैं आपको कहता हूँ लैम्डा निकालना है, तो ठीक है, आप क्या करोगे, एक सेल लोगे, जरूर सेल आपने ले लिया, उसका कुछ लेंथ होगी, उसका कुछ एरिया होगा, या तो आप लेंथ एरिया उसका एक्सपेरिमेंटली रेजिस्टेंस मेजर करो, उससे कंडक्टेंस आ जाएगी, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, तो कंडक्टिविटी बाय m से लैम्डा m निकाल लो, या g into l² बाय n करके आप उसका लैम्डा m निकाल सकते हो। बट करे क्या इसका, ये है क्या? पर्पस तो कुछ और था, 2 सॉल्यूशन की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलिए समझते हैं इसको। अब आपने एक सॉल्यूशन की क्या निकाल ली, सॉल्यूशन का लैम्डा एम निकाल लिया, सॉल्यूशन का लैम्डा एम निकाल दिया, और हमें ये पता है कि लैम्डा एम कंसंट्रेशन चेंज होगी तभी चेंज होगा, लेंथ और एरिया से तो चेंज नहीं होगा, ये पता है। यानी अगर मैं लेंथ और एरिया चेंज कर रहा हूं सेल का, तो लैम्डा एम तो चेंज नहीं होगा, लैम्डा एम चेंज नहीं होगा, ठीक है, लैम्डा एम वही रहेगा। यानी लेट्स से 0.1 m NaCl का हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसका हमने लैम्डा एम निकाल लिया। अब ये लैम्डा एम क्या है, अगर इसको हम फील करना चाहते हैं, इसको हम फील करना चाहते हैं, तो एक सिचुएशन हम सोचो, एक इमेजिन करो सिचुएशन को कि हमने क्या किया, यही सॉल्यूशन लिया, इमेजिन कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हो बट इमेजिन कर रहा हूं, मैंने यही सॉल्यूशन लिया और उसे एक ऐसे सेल में भरा जिसकी लेंथ जो है, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस 1 है, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस 1 है, और
उसका एरिया इतना है, प्लेट्स का एरिया इतना है कि उसमें 1 मोल जो है वो सॉल्यूट आ जाए। यानी राइट नाउ 1 मोल सॉल्यूट के लिए वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 10 लीटर। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 10 लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन 0.1 है तो 10 लीटर होना चाहिए। यानी मैंने एक ऐसा सेल इमेजिन किया जिसमें लेंथ 1 है, प्लेट्स का एरिया इतना है कि उसके में 10 लीटर सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। यानी 1 मोल सॉल्यूट उसके अंदर होगा, और उस सेल की हम कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपेरिमेंट आप कंडक्टेंस भी निकाल सकते हो, नया सेल लिया तो कंडक्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन वो जो कंडक्टेंस निकालोगे, मैं आपको पहले ही उसका आंसर बता सकता हूं कि वो क्या है। वो जो कंडक्टेंस आप निकालोगे उसका आंसर मुझे पता है, मुझे करने की जरूरत नहीं। कैसे पता है? तो आपने जो नया सेल बनाया है उसमें सॉल्यूशन तो वही डाला है, तो लैम्डा एम तो वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। और जो नया सेल हमने बनाया उसकी लेंथ 1 है और मोल्स भी 1 है, लेंथ भी 1, मोल्स भी 1। तो उस नए सेल की, जो नया सेल हमने इमेजिन किया है, उसकी कंडक्टेंस इस लैम्डा एम के बराबर होगी। उसकी कंडक्टेंस इस लैम्डा एम के बराबर होगी। यानी यहां पर ये लैम्डा एम जो है वो आपको एक सेल की क्या बता रहा है? कंडक्टेंस बता रहा है। एक लैम्डा एम का डेटा एक सेल की क्या बता रहा है? कंडक्टेंस बता रहा है। कौन से सेल की कंडक्टेंस बता रहा है? जिसमें सॉल्यूशन वही होना चाहिए, उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए और वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि उसमें 1 मोल सब्सटेंस आ जाए, उसमें 1 मोल सब्सटेंस आ जाए। यानी आप सोचो, आपने लैम्डा एम जो मेजर किया है, जहां से लैम्डा एम अभी निकाला उसकी लेंथ 1 नहीं थी। जिस सेल से आपने लैम्डा एम निकाला उसकी लेंथ 1 नहीं थी, उसमें मोल्स 1 नहीं थे। वो हमने तब भी हमने यहां पर एल पुट किया, जो भी एल होगा वो हमने पुट किया, एन पुट करके, कंडक्टेंस पुट करके लैम्डा एम का डेटा निकाला। यानी जिस सेल से आपने लैम्डा एम निकाला उसकी कंडक्टेंस कुछ और है, लैम्डा एम की वैल्यू कुछ और है। और लेकिन अब हम यहां से कौन सा वैल्यू यूज कर रहे हैं? इस लैम्डा एम को यूज कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जो लैम्डा एम है, ये जो आपने यहां से निकाला है, वो एक ऐसे सेल का लैम्डा एम है, ये जो लैम्डा एम है वो एक ऐसे सेल की कंडक्टेंस है जिसकी लेंथ 1 है, वही सॉल्यूशन है, और उसका वॉल्यूम इतना है कि उसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट आ जाए। तो उस सेल की क्या पता चल जाएगी आपको? कंडक्टेंस। इसको ऐसे करते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लूंगा, क्योंकि ऐसी टर्म थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी डिफाइन की गई है ऑन पेपर। डेल्टा एच की बात करते हैं। एक डेल्टा एच, मान लो एक कोई रिएक्शन हो रही लेकिन उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट तो डेल्टा एच के बराबर नहीं होगी। हीट किसके बराबर होती है? डेल्टा यू के बराबर। अब आपने हीट मेजर कर ली, उससे डेल्टा यू निकाल लिया, वही डेल्टा यू होगा। और इस डेल्टा यू से ऑन पेपर डेल्टा एच निकाल लिया, बता दिया आपको। राइट नाउ ये डेल्टा एच हीट नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट नहीं है क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। लेकिन अब ये डेल्टा एच आपको क्या बता रहा है? ये डेल्टा एच आपको ये बता रहा है कि अगर सेम रिएक्शन आप एक ऐसे कंटेनर में करोगे जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस कंटेनर का जो हीट ट्रांसफर होगा, उस कंटेनर में जो हीट ट्रांसफर होगा वो इस डेल्टा एच के बराबर होगा, उस डेल्टा एच के बराबर होगा। यानी सिमिलरली आपने जिस सेल से ये लैम्डा एम निकाला है, राइट नाउ जी और लैम्डा एम बराबर नहीं है, जी और लैम्डा एम बराबर नहीं है, जी की वैल्यू अलग है, लैम्डा एम की वैल्यू अलग है। लेकिन ये जो लैम्डा एम यहाँ पर आपने मेजर किया है, ये आपको एक ऐसे सेल का ऐसे सेल की कंडक्टेंस बता रहा है जिसकी लेंथ 1 और उसमें मोल्स 1 होने चाहिए, सेम सॉल्यूशन होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सेम रिएक्शन होनी चाहिए। आप किसी कंटेनर में रिएक्शन ऐसा थोड़ी रिएक्शन बदल दूंगा, वही रिएक्शन को अगर आप एक ऐसे कंटेनर में करवा रहे हो जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो हीट ट्रांसफर होगी वो डेल्टा एच के बराबर होगी। उसी तरह से सेम सॉल्यूशन को आपने एक ऐसे सेल में भर दिया जिसकी लेंथ 1 है, उसमें मोल्स 1 है, तो उस सेल की जो कंडक्टेंस होगी वो इस लैम्डा एम के बराबर होगी।
यानी लैम्डा एम को आप फील कर सकते हो। जैसे डेल्टा एच को फील करने का तरीका क्या होता है, आपने डेल्टा एच को में फील करना है तो अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा एच का कोई फील नहीं है, लेकिन इसको फील करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि इस रिएक्शन को एक ऐसे कंटेनर में इमेजिन करो जहां प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन पर डेल्टा एच क्यू के बराबर हो जाएगा, तो उस डेल्टा एच का फील आता है। उसी तरह से लैम्डा एम को भी अगर फील करना है आपको तो हमेशा इसी तरह से सोचना होगा, इसी तरह से सोचना होगा कि इमेजिनरी सेल सोचना पड़ेगा। अदरवाइज अगर लेंथ 1 नहीं है, एरिया 1 नहीं है, एरिया मोल्स 1 नहीं है तो लैम्डा एम अलग होगा, जी अलग होगा। सिमिलरली यहां पर भी कह सकते हो अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा एच अलग होगा, क्यू अलग होगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये डेल्टा एच क्या है, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो मैं कहूंगा डेल्टा एच। डेल्टा एच कोई डेफिनेशन नहीं लिखी डेल्टा एच की, कोई डेफिनेशन हमने नहीं लिखी। उसी तरह से लैम्डा एम की भी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी। हाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं कह दूंगा डेल्टा एच क्यू के बराबर है। उसी तरह से अगर लेंथ 1 है, मोल्स 1 है तो मैं कह दूंगा लैम्डा एम कंडक्टेंस के बराबर। और अगर मोल्स 1 नहीं है, लैम्डा एम सॉरी लेंथ 1 नहीं है, मोल्स 1 नहीं है तो लैम्डा एम तो तब भी डिफाइन होगा, वो वैल्यू अलग होगी, जी अलग। बहुत सिमिलरिटी रिलेट करोगे, इससे रिलेट करोगे समझ में आएगा। यही प्रॉब्लम होती है। अभी मैंने खत्म नहीं किया, अभी मुझे और समझाना है, अभी मेन पर्पस पर, मेन पॉइंट पर नहीं आए। बट सबसे पहली चीज बहुतों के माइंड में क्लियर ही नहीं होता कि लैम्डा एम क्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों में से कुछ ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर इनकी डेफिनेशन आपने लिख ली पहले ही, अगर यहीं पर डेफिनेशन लिख ली तो फिर ये टर्म समझ में आएगी नहीं, ये टर्म समझ में नहीं आएगी। याद करो मैंने आपको ना तो डेल्टा एच की डेफिनेशन लिखवाई है ना इस लैम्डा एम की लिखा। और कोई सी भी बुक खोलोगे पढ़ोगे तो सबसे पहले वो डेफिनेशन आती है, और अगर आपने डेफिनेशन पहले पढ़ ली तो फिर ये समझ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए मैं लैम्डा एम ही बोल रहा हूँ, कुछ और नाम नहीं ले रहा हूँ। बताऊंगा मैं आपको आगे चल के, बाद में आएगी। यानी पूरी सीक्वेंस को पलट दिया मैंने, पूरी सीक्वेंस को ही पलटा मैंने। अब क्वेश्चन आता ठीक है सर, ठीक है लैम्डा एम को फील करना है तो कैसे फील करना है वो भी समझ में आ गया, एक सेल के बारे में सोचना है वो भी समझ में आ गया, बट सर पर्पस तो सॉल्व करवा दो, जो पर्पस जिसके लिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। चलिए अब वो पर्पस सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से अब आपको NaCl, हाँ ये और KBr, इन KBr और NaCl इन दोनों की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है, कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है। हमारे पास यूं कहे तो दो सेल थे, पता नहीं अलग अलग साइज के, देखो एक ही साइज के आपके पास दो सेल है, एक ही साइज के दो सेल है, तो दोनों में भर दो, कंडक्टेंस निकाल लो, उसी से पता चल जाएगा। सेम सेल इसके सेल होंगे, बट मान लो आप कहीं और हो, मैं कोटा में हूं, कोई और ब्लड से जयपुर में है, कोई दिल्ली में है, सबके पास अलग अलग सेल है, साइज सेम नहीं है सबके पास। मान लो तो कैसे कंपेयर कर, मैं कंडक्टेंस निकाल रहा हूँ NaCl का, कोई और किसी शहर में बैठा हुआ KBr का निकाल रहा है, मुझे नहीं पता उसका लेंथ एरिया क्या है, कोई और कहीं US में बैठा हुआ है और वो वहां से कंडक्टेंस का डेटा निकाल रहा है, उसकी लेंथ और एरिया क्या है नहीं पता। या तो सबसे पूछो तुम्हारी लेंथ और एरिया क्या है, तुम्हारा लेंथ ऑफ एरिया क्या है, वे सब कुछ डेटा पूछो। या दूसरा तरीका है, मैंने सेल लिया, लेंथ पता नहीं क्या है, मोल्स पता नहीं, मतलब लेंथ 1 नहीं है, मोल्स 1 नहीं है, हाँ लेकिन चाहे लेंथ 1 हो या ना हो, मोल्स 1 हो या ना हो, कंडक्टेंस निकाल के, कंडक्टेंस से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। तो यहां से मैंने कंडक्टेंस निकाल, मैं कोटा में हूं, मैंने लैम्डा का डेटा निकाल लिया, ठीक है। कोई और मुंबई में है, उसने भी लैम्डा का डेटा निकाल लिया, हाँ कॉन्सेंट्रेशन उसने भी वही, मैंने भी वही, ठीक है। उसने भी लैम्डा का डेटा निकाल दिया, कोई US में बैठा हुआ है, उसने भी लैम्डा का डेटा निकाल दिया, सबने लैम्डा का डेटा निकाल दिया। अब कोई किसी से नहीं पूछेगा कि तुम्हारे सेल की लेंथ और एरिया क्या था, कोई नहीं पूछने वाला, बस एक सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अब कैसे कंपेयर होगा, तो सोचिए, सबका लैम्डा का डेटा है, ये लैम्डा का डेटा आपको क्या बता रहा है, एक ऐसे सेल की कंडक्टेंस, एक ऐसे सेल की कंडक्टेंस जिसकी लेंथ 1, इसके लिए बात करूं, वॉल्यूम 10 लीटर,
ये लैम्डा एम जो है वो उस सेल की कंडक्टेंस होगी। मुझे कंडक्टेंस पता चल गई 0.1 MkBr, ये इसका लैम्डा एम भी हमें पता है, और ये भी मुझे क्या बता रहा है, ऐसे सेल की कंडक्टेंस जिसका लेंथ 1 और उसका भी वॉल्यूम 10 लीटर, लेंथ सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो और लेंथ सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो एरिया भी सेम होगा डेफिनेटली। और यहां पर भी 1 मोल आ है, यहां पर भी 1 मोल आ है, दोनों जगह मोल्स 1, 10 लीटर 10 लीटर, तो मोल्स 1 है, लेंथ बराबर, मोल्स बराबर, एरिया बराबर, और इन दोनों की जो कंडक्टेंस है वो इनके लैम्डा एम के बराबर होगी। तो जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा, तो जिसका लैम्डा एम ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा, यानी लैम्डा एम से आप इनकी कंडक्टिंग पावर को कंपेयर कर सकते हो। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि लेंथ बराबर है या एरिया बराबर है, नहीं बोलना है मुझे, मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा कि अच्छा इसकी और इसका लैम्डा एम का डेटा निकालो, कैसे भी मेजर करो, किसी भी सेल से करो, जिसकी लेंथ 1 है, नहीं है, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, लेंथ इसका निकालो। हाँ देखिए कैलकुलेट, आप मैं फिर से कह रहा हूं लैम्डा एम से कंपेयर करो, ये कोई जरूरी नहीं है, पहले इस चीज को निकालना। बहुतों को लगता है कि सर लैम्डा एम से ही कर सकते, नहीं, आप दो एक जैसे सेल ले लो, उसमें दोनों के 0.1 मोल डाल दो, फिर लैम्डा एम के बारे में जाना ही नहीं है, फिर लैम्डा एम के बारे में सोचना ही है, डायरेक्ट आप उनकी कंडक्टेंस निकालो, सेल एक जैसे थे, दोनों में मोल्स बराबर थे, जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको समझना, यानी मैंने जो एग्जांपल दिया KBR NaCl, मैं यहां पर हूं, कोई जयपुर में है, कोई यूएस में है, किसी के पास सेल की साइज कुछ और है, किसी के पास कुछ और है, किसी ने 1 मोल डाला, किसी ने 2 मोल डाले, किसी ने 0.1 मोल डाले, सबने कंडक्टेंस निकाली और उस कंडक्टेंस से सबने क्या निकाल दिया, लैम्डा एम। अब जैसे लैम्डा एम निकाल लिया ना, बात बहुत सारी बातें पूछने की जरूरत नहीं, बस आप लैम्डा एम का डेटा यूज करके कंपेयर कर सकते हो कि लैम्डा एम, इसका लैम्डा एम, इसका लैम्डा एम, ये है, आप इसे कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो होपफुली मेरी बात समझ में आई होगी। तो जिसका लैम्डा एम ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिंग पावर भी ज्यादा होगी, और मुझे कुछ यानी इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, लैम्डा एम से हम बता सकते। ओके, अब मैं आता हूं जो बुक्स में लिखा होता है, उसकी बुक्स में जो लिखा होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक तो इसका एक नाम बोला जाता है बुक्स में, ऊपर मत लिखना, नीचे ही लिखना, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ नहीं लिखोगे, ऊपर केवल लैम्डा एम, इस लैम्डा एम को लिख दिया जाता है मोलर कंडक्टेंस। एक और नाम भी होता है मोलर कंडक्टिविटी, ये भी बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस भी और मोलर कंडक्टिविटी। मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत है, कुछ और नाम होना चाहिए, दोनों ही गलत। क्यों गलत है वो समझाता हूं। तो ये नाम कहां से आए वो मैं बताता हूं। मोलर कंडक्टिविटी नाम कहां से आया, अगर M1 है तो ये कंडक्टिविटी लैम्डा एम के बराबर, तो जो M1 है तो मोलर लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, M अगर 1 है तो जो कंडक्टिविटी है वही लैम्डा एम है, तो इसीलिए नाम आ गया मोलर कंडक्टिविटी। इससे प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ऐसा लगता है कि बस ये कंडक्टिविटी है, इसको जब आप लैम्डा एम को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हो तो ऐसा लगता है कंडक्टिविटी है, अरे ये तो मैथमेटिकली वैल्यूज बराबर हो रही है, मैथमेटिकली वैल्यूज बराबर हो रही है, और कुछ नहीं बराबर, न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर हुई है। कंडक्टिविटी की एक अलग यूनिट है, कंडक्ट मोल लैम्डा एम की एक अलग यूनिट है, और ऐसा नहीं कि पर मोल लग गया, बहुत इसमें केवल पर मोल नहीं लग रहा, कंडक्टिविटी ये पर मोल नहीं है, मोलरिटी है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो बाई चांस किसी सिचुएशन पे, जैसे एक सिचुएशन पर हीट ट्रांसफर डेल्टा एच के बराबर हो रहा है, हमेशा तो नहीं हो
किसी जगह पर हो सकता है, तो हमेशा हम डेल्टा एच को ही थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। उसी तरह से ये लेंथ कंडक्टेंस कैसे बोल दिया कि मोल्स अगर 1 है, लेंथ 1 है, अगर L 1 है, N 1 है, तो ये लैम्डा m g के बराबर है, तो कंडक्टेंस बोल दिया। बस पर मोल है तो मोलर कंडक्टेंस लगा दिया। अब क्या होता है, लैम्डा m को जैसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, तो यही फील आता है यार ये तो कंडक्टेंस ही है। हर जगह ये कंडक्टेंस नहीं है, एक ही सिचुएशन में ये कंडक्टेंस के बराबर है, और वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जब लेंथ 1 है और मोल्स 1 है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसके बराबर है, अदरवाइज नहीं है। मैं यहां पर यूनिट से आपको इनका डिफरेंस बता देता हूं, यूनिट्स वाइज। अगर आप इससे लैम्डा m की यूनिट निकालोगे, लैम्डा m की यूनिट्स साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में भी लिख सकते हो, मोल इनवर्स, यहां से भी वही आएगी, टेंशन मत, यहां से भी वही आएगी। जबकि कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, कंडक्टेंस की यूनिट, ये थोड़ी इनमें पर मोल का चेंज, यहां पर मोल लगा दोगे तो ये यूनिट आ जाएगी, नहीं आ रही कि इसमें साइमन्स पर मोल कर दूंगा तो ये आ जाएगी, तो अलग यूनिट है भाई, ये तो अलग यूनिट है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुतों को ऐसा लगता है जो जेई देते हैं, जो जेई पढ़ाते हैं, व्हाटएवर, नहीं समझ में आता उनको ये क्या है। उनको लगता है लैम्डा m तो कंडक्टेंस है, मैं कह रहा हूँ लैम्डा m कंडक्टेंस नहीं है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर इसकी वैल्यू कंडक्टेंस के बराबर हो रही है, वैल्यू कंडक्टेंस के बराबर हो रही है। यूनिट्स तो सबकी अलग अलग है, यहां से ये नाम आ गया मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा m बोलो, बिल्कुल लैम्डा m, कुछ मत बोलो, ना तो ये कंडक्टेंस है ना कंडक्टिविटी, भाई ये क्या है, लैम्डा m है। इसीलिए मुझे पढ़ाने में मजा आता है इसको, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें जो, और बहुत कंफ्यूजन, बुक्स में भी आप पढ़ोगे ना, मुझे भी था इनफैक्ट इनिशियली, बहुत टाइम तक मेरे को नहीं समझ में आता था, इवन स्टूडेंट्स भी पूछते सर डिफरेंस ही नहीं समझ में आता लैम्डा m का और k का। एक ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर हो गया, हम ये डिस्कस कर रहे हैं 1 आवर, जनरली तो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। क्या करना, फॉर्मूले लिखने, फॉर्मूले लिख देते हैं, आ जाता है मैथमेटिकली, उसके पीछे की केमिस्ट्री, डायग्राम, इमेजिनेशन, वो समझना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी क्या होता है। नहीं समझ में आता वो तो बस बाई चांस क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो फिक्स है भाई, एक ही फॉर्मूला होता है, पुट कर दो आंसर आ जाता है, खत्म बात, समझ में आया नहीं आया आंसर आ जाते हैं, और वो आपके भी आ जाएंगे, मैं बता दूं, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, समझ में आए, क्योंकि फॉर्मूला फिक्स है, या तो ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो वही लगाना, हो जाता है सब। बट क्या टर्म है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो नहीं समझ में आता। तो ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये बोला जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप हमेशा वर्ड क्या यूज करिए, लैम्डा। डेफिनेशन भी मैं बता देता हूं, मैं वो डेफिनेशन यूज नहीं करना देता बुक्स में, डेफिनेशन इन बुक्स जो हम यूज, एक बार मैं लिखवा रहा हूं, हाँ ऑब्वियसली बात है, बोर्ड में अगर पूछा जाता तो भाई यही लिखो, ये नहीं कि सर ने कहा कि डेफिनेशन नहीं होती है, नहीं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बोर्ड में आता है तो वो डेफिनेशन लिखी, जेई में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी एग्जाम है ना, तो वो नहीं कि सर जेई में क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएंगे और सही सही आएंगे, जो मैं कह रहा हूँ जेई में एग्जैक्टली वही चीज है। तो बुक्स में डेफिनेशन क्या होती है, स्टार्टिंग ही यही से होती, तो स्टार्टिंग ही यही से होती बुक, तो उससे क्या होता है, माइंड में फिट हो जाता है कि ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन बुक्स में, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन filled in between two electrodes at unit distance apart and having one mole in it.
and having 1 mole in it. बिल्कुल अलग से रख लेना, मैं इसको यूज नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, इट इज दी कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस ऐसा लगता नहीं भाई, ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर ये लैम्डा एम कंडक्टेंस के बराबर है। तो ऐसा नहीं आज मैंने बताया फिर 10-20 दिन बाद 2 महीने बाद नोट्स पढ़ो और हाँ यार सर ने कुछ डेफिनेशन तो लिखवाई थी, इसको फिर प्रायोरिटी दे दोगे, ये होता ही, फिर इसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि मैं जो बोल रहा हूँ वो साइड में हो जाता है। राइट, तो सीधा सीधा बड़ा आसान है, लैम्डा एम जिसका ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी, तो लैम्डा एम से हम कंडक्टिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं। लैम्डा एम ना कंडक्टेंस है ना लैम्डा एम कंडक्टिविटी है, कुछ कंडीशंस पर इस लैम्डा एम की वैल्यू कंडक्टेंस के बराबर हो सकती है, कुछ कंडीशंस पर लैम्डा एम की वैल्यू कंडक्टिविटी के बराबर हो सकती है। लैम्डा एम कैसे निकालना है, ये फॉर्मूले तो लिखे हुए हैं, हाँ बट इसके अलावा भी फॉर्मूले हम और डिराइव करेंगे, ऐसा नहीं है, इसी को थोड़ा मैं और रीअरेंज करके बताऊंगा, तब हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए यही तक, मैंने टर्म्स बताइए, आप चाहो तो एनसीईआरटी से भी इस पर्टिकुलर पार्ट को रीड कर सकते हो, इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी से भी रीड करना स्टार्ट करिए। लैंग्वेज जैसी मेरी है उससे थोड़ी अलग लैंग्वेज है उसकी, बट एनसीईआरटी से रीड करिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है थोड़ी अलग लैंग्वेज आपको मिलेगी, थोड़ी जगह कुछ कंफ्यूजिंग भी है, वहाँ पर मैं आपको बताऊँ एनसीईआरटी में बहुत जगह रिडक्शन पोटेंशियल डेटा जो लिखा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा लिखा होता है, लिखा ही नहीं होता है वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, बट डेटा रिडक्शन का होता है, तो थोड़ा सा समझ लेना, कुछ नहीं, बात वही है जो हम कह रहे हैं, बट उनका प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अलग है। ठीक है, तो इससे आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ये भी आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो। एनसीईआरटी में हाँ ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो कि वहाँ पर कंपेयर करने के लिए पर्पज है, वो कुछ ऐसा वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।